So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. Yes, हम लोग साइंस में अपना एक बायोलॉजी का चैप्टर देखने चल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा थी कि पहले हम लोग साइंस और मैथ जो अपने मेन सब्जेक्ट हैं उसके टॉपिक्स को कवर कर लें, उसके बाद फिर सोशल साइंस वगैरह को देखा जाएगा. तो तुम्हारे हिसाब से क्लास चलेगी भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी वही चीज़ हम पढ़ाएंगे. तो आज चलते हैं अपने बायोलॉजी सेगमेंट पे, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. आवश्यकता क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की, तो वो समझ लेते हैं कि फूड रिसोर्सेज को हमें इंप्रूव क्यों करना है. अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता का क्या है, तो भाई इंप्रूवमेंट कब जरूरी होता है? जब कुछ कमी रहती है. जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट में लिख के आता है कि रिजल्ट अच्छा है, जो रिजल्ट वो रिपोर्ट कार्ड बन के आता है, रिजल्ट अच्छा है लेकिन इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ऐसा लिखा रहता है. ठीक है, तो मतलब कि कुछ इंप्रूवमेंट हमको करना पड़ेगा अपने फूड रिसोर्सेज में, जिससे कि जो आज की डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फूड रिसोर्सेज में कुछ इंप्रूवमेंट करने होंगे, जिससे कि सभी तक खाना पहुंच सके, सभी का पेट भर सके. इसलिए आवश्यकता है फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की, उसको और अच्छा बनाने की, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को और बेहतर करने की. तो इस चैप्टर में इसी बात को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हैं. इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम एक क्या कहते हैं, जो एक फार्मर होती है, फार्मर के पास जो नॉलेज होती है थोड़ी बहुत हम लोगों को भी मिल जाएगी. ठीक है, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकती क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत ही कम होती है. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन फिलहाल जितना हमें इस समय आना चाहिए उतना इस चैप्टर में हम लोग नॉलेज लेंगे और कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करेंगे. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं वो. चैप्टर नंबर 12, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. चैप्टर नंबर 12 ये अपना है. ठीक है, इसमें मेन टॉपिक्स देखे जाएं तो दो ही हैं. पहला है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, मतलब क्रॉप की पैदावार किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशु की कैसे हम देख रेख करते हैं. ठीक है, और पशु से कैसे हम अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये चीजें इसमें देखेंगे. आज का जो वीडियो होने वाला है वो अपने इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स के फर्स्ट सब टॉपिक पे बेस्ड रहेगा. एक दिन में एक ही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, उसी को अच्छे तरीके से समझेंगे. तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट मेन टॉपिक का पहला सब टॉपिक आज अपने इस वीडियो में हम लोग कवर करने चल रहे हैं. पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए, लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे, और जो कहीं दिक्कत तुम्हें हो रही हो, ठीक है, उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लेना भाई. ठीक है, चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे. चैप्टर नंबर 12, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. We know that all living organisms need food. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals, all of which we require for body development, growth and health. कह रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी फूड से. फूड में क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हमारे फूड में पाए जाते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और हमें एनर्जेटिक बनाता है, और फिर हम अपने डेली वर्क कर पाते हैं. Both plants and animals are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड हैं.
हमारी जो जिंदगी की लाइफ लाइन है, जो लाइफ लाइन है अपनी, जिससे हम जिंदा हैं, ये यही प्लांट और एनिमल की वजह से, प्लांट और एनिमल से ही अपना हम फूड क्या करते हैं पाते हैं। ठीक है, we need in news we read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry। हम न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल जो पशुपालन है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। जिससे क्यों इंप्रूव करना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें इंप्रूवमेंट करना ही होगा। Why is this necessary? Why we cannot make do with the current level of production? क्यों जरूरत है इंप्रूवमेंट की, क्या नेसेसरी है, क्यों आवश्यकता है, क्या हम इस समय के जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है क्या उससे अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। इंडिया इज वेरी पॉपुलस कंट्री, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। हमारी कंट्री जो है बहुत ही पॉपुलस है, बहुत ही विस्फोटक जनसंख्या है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है अपने यहाँ 1 बिलियन से भी ज्यादा, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि तुमने ही बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक कर दी है ड्यू टू कोविड। ठीक है, ये तो हो रहा था कि 2024 तक 2024 तक इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी। लेकिन तुमने कहा सर जी इंडिया नंबर 1 पे आ गई है, कोविड महाराज की वजह से चाइना क्या हो गया, चाइना के कई लोग खत्म हो गए, इंडिया के उतने लोगों की डेथ नहीं हुई तो इसलिए इंडिया पॉपुलस बन चुका है। As food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grain every year। कह रहे हैं इस पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन हर साल चाहिए होगा। ठीक है, 250 बिलियन का 1/4 इतना हमें हर साल अब चाहिए होगा, और ये लगातार इसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated। कह रहे हैं कि हम तब कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा लैंड पर फार्मिंग करना शुरू कर सकें, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, मतलब यहाँ की लैंड ज्यादातर फार्मिंग में ही यूज हो रही है। ठीक है, तो और फार्मिंग में यूज कर पाना अब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि एक शायद हिस्ट्री में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे प्लांटेशन वाला। ठीक है, जिसमें जंगल को खत्म करके फार्मिंग की जा रही है। ठीक है, तो इंडिया में अब ऐसी कंडीशन आ गई कि और फार्म लैंड बना पाना मुश्किल है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, वो अपना घर बनाएगा कि हर जगह खेती ही होगी। ठीक है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट have any major scope for increasing the area of land under cultivation। तो हमारे लिए बड़ा ही विचित्र विडंबना है, हमारे लिए बहुत ही वैसी सिचुएशन है कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। ठीक है, एक ये भी मीम है अरविंद केजरीवाल जी का। ठीक है, तो हमारे लिए वही सिचुएशन है कि करें तो करें क्या। बात यह है कि हमें अपने पॉपुलेशन क्या पेट भरना है, पॉपुलेशन का पेट कैसे भरेगा, फार्म लैंड को बढ़ा करके, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करके। लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे फार्म लैंड हैं और इसको इंक्रीज कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, आलीशान घर भी चाहिए, 4 दीवारी, ऊपर छत, उसमें लगा हुआ एसी, ये सब चाहिए। तो ये सब कहां से होगा भाई। जमीन तो क्या है, जो इंडिया की जो लैंड है वो तो एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं कि अनंत है, इनफाइनाइट नहीं है, उसका एक अंत है। वो कुछ दूर जाकर के इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाएगी, वहां से दूसरी कंट्री का लैंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये दिक्कत है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। तो हमारे लिए बस एक ही उपाय बचता है, वो ये कि जिस लैंड में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वहां से हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप गेन कर सकें,
वहीं से हम क्रॉप को इम्प्रूव करके वहां की एफिशिएंसी बढ़ा सकें, वहां से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी की क्रॉप हम ले सकें, जिससे हम अपने पॉपुलेशन का पेट भर सकें। क्रॉप की भी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। लाइव स्टॉक मतलब जो हमारे पशुधन है, जो हमारे पशु हैं जिनसे हमें दूध, मक्खन, दही ये सब मिलता है, उनको भी इंप्रूव करना है। Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. We have had the Green Revolution, which contributed to increased food grain production. We have also had the White Revolution, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. कह रहे हैं ऐसा नहीं कि हम अभी सोच रहे थे इस बारे में, ऐसा ये लोग बहुत पहले से इस बात को सोचा जा रहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय के जो हमारे एंसेस्टर हुए वो इस बारे में चिंतित थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया, काफ़ी कुछ इसमें डेवलपमेंट किया। जैसे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था, हरित क्रांति में क्या हुआ कि जो फूड का ग्रेन है, अनाज के जो दाने हैं, उनका प्रोडक्शन पर बहुत जोर दिया गया, उनको बढ़ाया गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन में व्हाइट कलर का होता है हमारा मिल्क, तो मिल्क की उत्पादकता पर काफी ध्यान दिया गया कि मिल्क ज्यादा से ज्यादा हो इंडिया में। ठीक है, however these revolution mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. लेकिन इन रेवोल्यूशन से भाई जब क्रांति होती है, कोई क्रांति होती है तो बहुत ही रैपिड वे में होती है। रैपिड वे मतलब बहुत ही जल्दबाजी में वो काम होता है, तभी उसको क्रांति कह रहे हैं। तो हरित क्रांति में हर जगह अनाज ही उगाया जा रहा है तो उससे जो हमारे सॉइल की एफिशिएंसी होगी, सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट होंगे वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। भाई तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा लिया जाए एक ही दिन, दूसरे दिन तुम्हारे पास ताकत नहीं बचेगी कि तुम अपने बेड से उठ सको। तो वही यहाँ बात कर रहे हैं कि इन रेवोल्यूशन से हो क्या रहा है, ये हमारी जो सॉइल की एफिशिएंसी है, जो हमारे एनिमल्स की एफिशिएंसी है, उसको डैमेज पहुंच रहा है, उससे बहुत ही दिक्कत हो रही है। इससे क्या होगा, हमारी सॉइल बहुत ही जल्दी बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां पर कुछ उगेगा ही नहीं। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances, maintaining it. Hence, there is need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. तो कह रहे हैं हमको ध्यान रखना पड़ेगा एक मेंटेनेंस का, एक बैलेंस का, कि बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि हम एक ही बार में किसी व्यक्ति से इतना काम ले लें कि दूसरे दिन वो अधमरा हो जाए, दूसरे दिन वो काम करने लायक ही ना बचे। ठीक है, तो हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास करना है। ये नहीं कि सिर्फ आज विकास कर दिया, कल आराम से सोएंगे, फिर परसों अच्छे से विकास कर दिया, फिर उसके दिन एक दिन बाद सोएंगे जैसा तुम करते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है कि 2-3 दिन अच्छे से पढ़ते हो, फिर 1-2 दिन एकदम डाउन हो जाते हो, बैटरी डाउन। ये नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ाई करनी है, थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ाई करनी है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब कि हमें अपने लैंड का इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से उसका उपभोग करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी लैंड बची रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग ही खा पी करके मस्त हो जाएं और आने वाली जनरेशन भूखमरी का शिकार हो, ऐसा नहीं करना है। तो अपने रिसोर्स का हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. Warehouses मतलब गोदाम होता है। कहे कि ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करके उसको वेयर हाउस में रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। ये भी जो सोल्यूशन है ये इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, कि किसी व्यक्ति को मतलब एक बैलेंस्ड पोषित आहार नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलेगा, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे देखोगे एकदम पतले पतले हैं,
ठीक है, एकदम पतले पतले, उनकी हड्डियां सही तरीके से विकसित नहीं हुई हैं, उनका शरीर सही तरीके से विकसित नहीं हुआ, तो उनको माल न्यूट्रिशन का शिकार कहते हैं। और हंगर मतलब भुखमरी हो गया। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। मतलब अपने वेयर हाउसेज में हमने फूड को रख दिया है कि आने वाली जनरेशन इससे खाना पीना अपना ले सकेगी, अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन यदि उनके पास पैसा ही नहीं होगा, उनके पास मनी ही नहीं होगा परचेज करने का, तो उस गोदाम में रखे रखे अनाज क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। फूड सिक्योरिटी दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। पहला ये है कि फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसको एक्सेस करने का आपके पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फूड की अवेलेबिलिटी तो बहुत सारी है, मार्केट में बहुत सारे सामान, लेकिन जेब में पैसा ही नहीं, तो फिर भाई साहब कैसे खरीद पाओगे। द मेजॉरिटी ऑफ आवर population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो अपने जीवन यापन के लिए खेती पर डिपेंड है, खेती करती है, ज़्यादातर लोग किसान हैं। तो यदि हम किसान की इनकम को बढ़ाते हैं, जो पीपल फार्मिंग कर रहे हैं, जो पीपल ये पशु को पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, उनकी जो इनकम है उसको हम इंक्रीज करके ये जो हंगर की प्रॉब्लम है, भुखमरी की जो दिक्कत है, इससे काफी हद तक हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। कह रहे हैं हमारे साइंटिस्ट लोग भी काफी कुछ काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे सीड को बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हो। ठीक है, साइंटिस्ट भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग का क्या मतलब होता है, ऐसी फार्मिंग जहां पे आप अनाज को भी उगा रहे हैं, जहां पर आप पशु को भी पाल रहे हैं, जहां पर आप दूध दही भी बेच रहे हैं, तो वो है मिक्स्ड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या हो गया कि एक ही फील्ड पे आप कई सारे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वहां पर बैलेंस्ड वे मेंटेन्ड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइंड एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गया, जिसमें आप पशु को पाल रहे हैं, पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब वही मुर्गियों को पालना, फिशरीज है, बी कीपिंग है, मधुमक्खी का जो शहद वगैरह बनाने का जो तरीका होता है, ये तरीका आ जाएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। तो हमें ये तीन चीज यूज करना चाहिए जिससे सस्टेन्ड तरीके से हमारा काम चलता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The question thus becomes, how do we increase the yields of crops and livestock? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और लाइव स्टॉक, पशुधन में कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स। अब पहला अपना सब टॉपिक आता है जिसे आज हमें कवर करना है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram, chana, pea matar, black gram, green gram, pigeon pea, lentil provide us with protein. And oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed and sunflower provide us with necessary fats. Vegetables, spices and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of protein, carbohydrate and fats. In addition to these fodder crop like berseem, oats or Sudan grass are raised as food for the livestock. तो यहाँ पर बात किए हैं कि जिन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है और फैट्स मिलता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है तो तुम खा लो, क्या चावल खा लो। तुमको प्रोटीन की आवश्यकता है तो पल्सेस जो दालें होती हैं उनको खा लो।
और फैट चाहिए तो फैट जितने भी ऑयल हैं, बटर हैं, इनसे क्या हमें मिलता है? फैट मिलता है। और विटामिन्स जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, इनसे हमें विटामिन मिलता है। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को कंज्यूम करना होता है फॉर द बेटर ग्रोथ, फॉर द बेटर डेवलपमेंट। अगर ये चीज हम नहीं कंज्यूम करेंगे तो हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, अच्छी तरीके से बॉडी डेवलप नहीं करेगी। और यहां पर फॉडर की बात भी किए हैं। फॉडर क्रॉप क्या होता है? तो ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम लाइव स्टॉक को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, जिनसे फिर हमें दूध दही मिलता है। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन इंटर क्वेश्चन कर लेना। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कह रहे हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग चाहतें होती हैं। जैसे कल हम तुमसे पूछे कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है, तो तुम कहे सर जो 5 रुपए वाली चॉकलेट आती है वो हमारी सबसे फेवरेट चॉकलेट है। हम कहे ठीक है बच्चा, यही वाली चॉकलेट तुमको देंगे। हाजिक से पूछे तो हाजिक ने कहा नहीं सर हमको 5 वाली नहीं, हमको कैडबरी पसंद है। तो भाई साहब जैसे हम लोग अलग अलग हैं, हमें कुछ दूसरा पसंद है, तुम्हें कुछ दूसरा, हाजिक को कुछ दूसरा, वैसे ही क्रॉप्स की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, अब पछताओ नहीं, आज शाम को तुम बता देना कि कौन सी तुम्हारी फेवरेट है। फेवरेट बता दोगे तो फेवरेट वाली आ जाएगी, नहीं तो फिर जो तुम्हारी सेकंड फेवरेट है 5 रुपए वाली, वो वाली दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज शाम को बता सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। कह रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स के पास, डिफरेंट क्रॉप क्या करती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है, उसको अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, वो अलग टेम्परेचर में पकती है। ठीक है, टेम्परेचर लो रहेगा तब दूसरी क्रॉप ग्रो होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो दूसरी क्रॉप ग्रो होगी। फोटो पीरियड्स फोटो पीरियड्स का मतलब क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, कुछ को कम सनलाइट चाहिए होती है। भाई सनलाइट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि सनलाइट में ही इनका खाना पकता है। जिस तरीके से हम लोग का गैस सिलेंडर यूज होता है खाना पकने में, वैसे ही प्लांट्स जो हैं ये सनलाइट में अपना खाना पकाते हैं, सन से एनर्जी पा करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो फोटो पीरियड यही होता है कि ड्यूरेशन ऑफ सन लाइट। Growth of plants and flowering are dependent on sunlight. As we all know, plant manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. कह रहे हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट को जरूरी होती है सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं और पूरे के पूरे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन तक फूड रिक्वायरमेंट की जो डिमांड है उसको सप्लाई की जाती है। There are some crops which are grown in rainy season called खरीफ crops. Called the खरीफ season. कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्रॉप हैं जो कि ग्रो की जाती हैं बरसात के समय में, रेनी सीजन में, तो उनको खरीफ सीजन या फिर खरीफ, उन क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहा जाएगा और उस सीजन को खरीफ सीजन कहा जाएगा। मंथ कौन सा है? फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। And some of the crops are grown in the winter season called the Rabi season from November to April. कह रहे हैं जो क्रॉप्स ग्रो की जाएं ठंडी के समय में, जैसे इस समय जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने। ठीक, पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के सब एग्जाम्पल हैं। अब इन एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है अपना पैडी, धान, जिससे हमको चावल मिलता है। अब चावल को आवश्यकता किसकी होती है? चावल क्या है? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है? जब बारिश होती है। इसका मतलब यहां से सेंस लगाया जा सकता है कि जितने भी खरीफ क्रॉप्स होते हैं सबको पानी की आवश्यकता, इरिगेशन की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए उस समय पानी खूब बरसता है। ठीक है, रेनी सीजन में तो जो पानी की रिक्वायरमेंट है वहां से फुलफिल हो जाएगी। Whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed are रबी क्रॉप्स। और ये सब रबी क्रॉप्स हैं, इनको पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, इनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। कम टेम्परेचर रहेगा तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivated land area.
कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्शन को 4 टाइम्स बढ़ा चुके हैं। हम अपने प्रोडक्शन को जो 1952 में प्रोडक्शन था उसको 4 टाइम्स बढ़ा चुके हैं। 2010 का यहाँ पे वो डेटा लिया गया है। और इंक्रीज कितना किया है हमने फार्म लैंड को, वो सिर्फ 25% है। ठीक है। हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड? इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन हमने किया है, इस तरीके का जो डेवलपमेंट किया है कि 24 टाइम्स हमने अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा दिया। ओनली इंक्रीजिंग फार्म लैंड बाई 25%। ठीक है, 25% फार्म लैंड बढ़ा करके हम अपने टोटल प्रोडक्शन को 4 टाइम्स कर दिया है। तो इसके पीछे हमने क्या दिमाग लगाया है, तो वो देखो, द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। तो यहां पर तीन काम किए गए हैं। पहला, चॉइस ऑफ द सीड्स फॉर प्लांटिंग, जो हम सीड्स प्लांट करने चल रहे हैं उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसको हमें अच्छे से देख करके प्लांट करना चाहिए कि किस तरीके का वो है, अच्छा है कि खराब है। ये नहीं कि हम एक सड़ा हुआ सीड बो दिया फिर उसकी देख रेख करने लगे। द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, जब उसको हमने सो कर दिया, मतलब उसको बो दिया है, ठीक है, उसको अपने मिट्टी में हमने अच्छे से पुट कर दिया, अब उसकी क्या करनी है, हमें नर्चर करनी है, उसकी देख रेख करनी है। द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या काम करना है कि उस पर कोई कीट पतंगे ना लगने पाए, कोई कीड़े मकोड़े ना बैठने पाए, नहीं तो फिर हमारा क्रॉप खराब हो जाएगा। तो ये 3 काम करके कि अच्छे सीड का चुनाव करना है, फिर सीड जब प्लांट में कन्वर्ट होने लग जाए तो उसका नर्चर अच्छे से करना है, और उसके बाद उसे हमें होने वाले लॉसेस से बचाना है। ठीक है। Thus, the major group of activities for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop protection management। तो ये 3 तरीके हैं, और इन्हीं 3 तरीके हमारे सब टॉपिक हैं। पहला मेन टॉपिक का 3 सब टॉपिक हैं, तो इन्हीं तरीके से हम अपने क्रॉप को क्या कर सकते हैं और ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। ठीक है। अब एक टॉपिक, ये वाला जो सब टॉपिक है अपना, ये देखना है हमें, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, ध्यान बना के रखो भाई, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कि किस तरीके से हम अपने क्रॉप की पैदावार को और बढ़ा सकते हैं, जिससे जो हमारी जनरेशन है, इस समय की जनरेशन और आने वाली जनरेशन है, उसकी डिमांड को हम फुलफिल कर पाए। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मतलब क्रॉप की जो वैरायटी है उसको हमें इंप्रूव करना है। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। Varieties of strains of crops can be selected by breeding of various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields। कह रहे हैं इस अप्रोच में हमें देखना है कि कौन से सीड से ज्यादा क्रॉप यील्ड हो सकती है, ज्यादा क्रॉप की पैदावार हो सकती है। तो उन सीड का चुनाव करना है, उन क्रॉप्स का हमें चुनाव करना है कि कौन सी क्रॉप मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है। ये हम, और उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डिजीज रेजिस्टेंस मतलब उसमें डिजीज कम से कम लगे उस क्रॉप में। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स के प्रति वो रिस्पॉन्स करे कि हम वहां फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, मैन्योर्स डाल रहे हैं, कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुमको हम काफी पहले एग्जांपल दिए थे, जिस तरीके से दूध में बॉर्नवीटा कॉम्प्लान मिलाया जाता है, वैसे ही सॉइल में फर्टिलाइजर डाला जाता है जिससे क्रॉप क्या हो, अच्छे से ग्रो हो सके। तो ऐसी क्रॉप्स को हमें लगाना है जो फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स कर सके। फर्टिलाइजर हमने डाला तो ज्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाई यील्ड्स, इन सब का ध्यान रख करके हमें क्रॉप्स का चुनाव करना है। One way of incorporating desirable characteristics into crop variety is by hybridization। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे पहला रास्ता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करके। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन refers to crossing between genetically dissimilar plants। हाइब्रिड कहते हैं ना, ये हाइब्रिड क्रॉप है। तो हाइब्रिड क्रॉप क्या होती है, जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं
ठीक है, क्रॉसिंग करवाते हैं दो ऐसी क्रॉप को जो डिसिमिलर होती हैं, जो एक जैसी नहीं होती हैं, हम उनके बीच में क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्रॉसिंग, उनके बीच में मेटिंग होती है, तो जो नई क्रॉप बन के आती है, जो नई क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। दिस क्रॉसिंग में बी intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of the same genus और intergeneric between different genera। मतलब कि हम दो अलग अलग स्पेसीज को लेकर के एक तीसरी स्पेसीज हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे ये लेपर्ड वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड की स्पेलिंग LEO होती है। लेपर्ड प्लस टाइगर, ठीक है, लेपर्ड प्लस टाइगर, यदि इनकी क्रॉसिंग होती है, यदि इनकी मेटिंग होती है, तो जो बेबी पैदा है, बेबी होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको लाइगर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है। समझ में आ रहा है कि हम दो अलग अलग स्पेसीज के प्लांट लेंगे, उनके बीच में क्रॉसिंग होगी, फिर जो नया हमें प्लांट मिलेगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाते रहते हैं साइंटिस्ट लोग कि किस तरीके से नई नई चीजें हम लोग करें। Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics. This results in genetically modified crops. तो इसमें वही बात कर रहे हैं कि दो हम अलग अलग जीन्स के क्रॉप्स को लेंगे, उनका क्रॉसिंग कराएंगे, और फिर जो हमें क्रॉप मिलेंगी उससे क्या होगा, उसमें उन दोनों की ताकत रहेगी, उन दोनों की शक्तियां रहेंगी, उन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेंगी। जैसे लेपर्ड और टाइगर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो लाइगर में भी होंगे, जो टाइगर में था वो लेपर्ड में नहीं था, जो लेपर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो टाइगर में नहीं थी, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ लाइगर, उसके पास दोनों ही क्वालिटी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है क्रॉसिंग का। फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। क्या लिखा है, फॉर न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। मतलब कि हम ये नवाचार कर तो रहे हैं, नई नई तरकीबें खोज रहे हैं, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल हैं जब ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छी पैदावार करें। मतलब अलग अलग एरिया की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये हर एरिया में अच्छी तरीके से पैदावार करें, तब ये क्या करती हैं, ये जानी जाती, इनको क्या कराता है, प्रमोट किया जाता है। फार्मर्स would need to be provided with good quality seeds of particular variety, that is, the seeds should all be of the same variety and germinate under the same condition। तो फार्मर्स को अच्छी सीड्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए जिससे कि वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट करें और अच्छी तरीके से पैदावार करें सभी कंडीशन में। Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful। कह रहे हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस और जो ये क्रॉप की पैदावार है ये टोटली डिपेंड होती है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा, फोटो पीरियड कैसा होगा, सूर्य की रोशनी कितनी चाहिए होगी, तो और जो ये वेदर है इस पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, इंसानों का कंट्रोल नहीं है। अभी तेज धूप है, शाम तक हो सकता है बारिश हो जाए, ठीक है, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम ऐसे क्रॉप्स को, ऐसे सीड्स को बढ़ावा देते हैं जो सभी कंडीशन में अच्छी तरीके से क्या करें, एग्जिस्ट कर पाए, अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। उन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सिमिलरली वैराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब होता है खारापन, ठीक है, पानी का जो खारापन होता है उसकी बात कर रहे हैं। हैव बीन डेवलप्ड सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। कह रहे हैं कि यहां पर जो इंप्रूवमेंट किया गया है उसके बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा इस पैराग्राफ में
कि हमें ऐसे क्रॉप्स की आवश्यकता है जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाए, अच्छे से पैदावार दे पाए, अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करा पाए। ठीक है। हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। हायर यील्ड का क्या मतलब है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है पर एकड़ में। ठीक है, इसको एकड़ कहते हैं, एकड़ हिंदी में एकड़ कहते हैं और इंग्लिश में एकड़ है। ठीक है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहे हैं कि इंप्रूव्ड क्वालिटी मतलब जो हम लोगों ने इतने काम किए हैं तो उसमें क्या क्या हुआ है। हायर यील्ड, ज्यादा पैदावार हुई है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, हमारे जो फूड है उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जैसे वीट की बेकिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पल्सेस में प्रोटीन बढ़ा, मतलब पल्सेस में जो हम लोगों ने नए नए तरीके का काम किया है उससे प्रोडक्शन किया है, उससे क्या हो रहा है, पल्सेस का प्रोटीन इंप्रूव हो रहा है, प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। ऑयल सीड्स जितने हैं उनके ऑयल की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और फ्रूट्स की जो प्रिजर्विंग क्वालिटीज है वो इंप्रूव हो रही है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, biotic and abiotic resistance, crops production can go down due to biotic diseases, insects and nematodes, and abiotic drought, salinity, water logging, heat, cold and frost stresses under different situation. Varieties resistance to these stresses can improve crop production. कह रहे हैं कि जो हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है दो तरीके से, एक बायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए या एक दूसरा है अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक में हमारे डिजीज आ जाएंगे, ये जो कीड़े लग जाते हैं हमारे क्रॉप्स को वो आ जाएंगे बायोटिक रेजिस्टेंस में। अबायोटिक रेजिस्टेंस में जैसे ड्रॉट है, ठीक है, मतलब जो नेचुरल चीज होती है जैसे ड्रॉट हो गया, हीट है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, कोहरा वगैरह हो गया, इससे जो प्रोडक्शन हमारा कम होता है। ठीक है, तो इससे निजात पाने के लिए हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ले आ रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है हमारे पास जिससे इन पर इन बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब हमारे क्रॉप जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। अब जल्दी मैच्योर होंगे तो जल्दी हमें अनाज मिल जाएगा और जल्दी हमारा पेट भरेगा। ठीक है। The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. कह रहे हैं जितनी जल्दी क्रॉप्स ग्रो होकर के हमारे घर आ जाएंगी, क्रॉप को हमने सो किया, सोइंग मतलब क्रॉप को बोया और सीड को बोया और हार्वेस्ट कर लिया मतलब कट करके उनको घर लेते आए, ये टाइम ड्यूरेशन जितना कम से कम होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होगा और इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल भी होगा, कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाएगा। Such short duration allow farmers to grow multiple round of crop in a year. Short duration also reduces the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses in during harvesting. तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे एक ही फील्ड पे। ठीक है, और इकोनॉमिकल भी होगा, कम पैसे लगेंगे और क्रॉप प्रोडक्शन में जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो भी कम लगेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाती हैं तो इकोनॉमिकल रहेंगे। फिर है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वैरायटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारी क्रॉप्स बहुत बड़े एरिया में अडेप्ट कर जाएगी, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्ट कर जा रही है। मतलब वो ज्यादा ठंड पड़ गई, बारिश भी हो गई तब भी अडेप्ट कर गई, ज्यादा गर्मी पड़ गई तब भी अडेप्ट कर गई। तो इस तरीके से यदि क्रॉप को हमने इंप्रूव किया है तो भाई साहब फिर सब चंगा है, फिर चीजें ठीक ठाक चलेंगी। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल प्रोडक्ट्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। कह रहे हैं कि जब हमारे प्लांट की टॉलनेस रहती है या उनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाती है, कई सारे ब्रांच निकल आते हैं, तो ये डिजायरेबल कैरेक्टर है, ये मतलब एक अच्छा लगने वाला कैरेक्टर है हमारे फॉडर क्रॉप्स के लिए। मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसमें
जिनको हम पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, पशु को खिलाते हैं। डॉर्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल। डॉर्फनेस किस में चाहिए, मतलब यदि हमारा प्लांट छोटा है तब हमें अच्छा लगेगा, तो डॉर्फनेस, डॉर्फनेस मतलब होता है छोटा होना, तो डॉर्फनेस अच्छा लगता है सीरियल्स में, जिनसे हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है। सो दैट लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। ठीक है, जो हमारे पल्सेज हैं उनको, उनके जब पेड़ छोटे रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि वो कम से कम न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर पाए अर्थ से। थस डेवलपिंग वैरायटी ऑफ डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हाइयर प्रोडक्टिविटी। तो हम इन सब का एग्रोनॉमिक कैरेक्टर मतलब डॉर्फनेस, टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, इन सब का यदि ध्यान रखेंगे तो हमारे क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो हायर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फर्स्ट मेन टॉपिक का पहला सब टॉपिक देखा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। ये इंटेस्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, और एक इंटर क्वेश्चन पीछे भी था, उसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। अब आपके पास काम क्या रहेगा, काम ये रहेगा कि जितना हमने पढ़ाया है उसकी एक अच्छी सी रीडिंग कर लेना, एक बार समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो, और अगर दिक्कत है तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पहले पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर समरी देना शुरू करना, बीच में मत अटकना भाई। ठीक है, आई होप जितना हमने पढ़ाया सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए अपने इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।